नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मिर्जा अजीम बेग चुगताई के लिखे हास्य उपन्यास शरीर बीवी का 7वां परिच्छेद। गुमनाम पत्र। हमारी बीबी इस नौकरी से प्रसन्न थी कि बदली होती है और नए नए स्थानों में रहने का अवसर मिलता है। हम कई जगह की हवा खा चुके थे और फिर नई जगह की आशा थी। संयोग की बात या खुशकिस्मती कि हमारी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा जब हमें मालूम हुआ कि अब हमें हामिद के शहर में रहने का अवसर मिलेगा। हामिद अपने पुराने और पक्के दोस्त थे। हमने उन्हें फौरन तार दिया और हमारी बीवी ने तो सामान इत्यादि फौरन ही बांधना शुरू कर दिया। हामिद का पत्र आया। वह पत्र क्या था, मानो किसी स्वागत समिति के अध्यक्ष की ओर से मानपत्र था। हम नए शहर में सीधे बीवी सहित हामिद के मेहमान हुए। उन्होंने हमारी इस प्रकार खातिर की मानो वर्षों की दोस्ती का हक पेशगी ही में अदा कर दिया। हामिद ने एक नया मोटर लिया था। नया नया शौक हमें और हमारी बीवी को खूब सैर कराते और शहर के सभी प्रसिद्ध स्थानों को बारी बारी से दिखाते। हामिद की माँ और बहन से मिलकर चांदनी बहुत प्रसन्न हुई। हम 8-10 दिन हामिद के मेहमान रहे। फिर उसके बाद हमें शहर के कुछ बाहर एक छोटा सा बंगला उचित किराए पर मिल गया और हम उसमें चले गए। हमारे और चांदनी के जीवन में इन थोड़े ही दिनों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था और धीरे धीरे प्रत्येक मंजिल पर हम और हमारा जीवन दोनों बदलते जाते थे। पहले मकानों में रहते थे और शहर अच्छा लगता था। फिर बंगलों में रहने लगे और बंगलों ही का ढंग अख्तियार किया। पहले चांदनी को हमारी सोसाइटियों और मनोरंजनों से कोई संबंध न था और वह सीधी सादी एक गरीब और लज्जालू लड़की थी। किंतु अब ये कैसे संभव हो कि हम कहीं सैर, आराम या मनोरंजन के लिए जाएं और चांदनी हमारा साथ न दे। उसने इस परिवर्तन को प्रसन्नता सहित स्वीकार किया था। पहले तो वह नाम मात्र के पर्दे में रहती थी और हम यार दोस्तों के साथ सैर करते थे और अधिकतर उनमें ऐसे भी होते थे जैसे हमारे पुराने दोस्त मास्टर गुलाबचंद। किंतु अब हमारे लिए ये असंभव था कि हम किसी असभ्य सोसाइटी या बातूनी दोस्त से मिल सकें या उसके साथ बैठ सकें, क्योंकि चांदनी हमारे साथ ही रहना पसंद करती थी। केवल इसीलिए क्लब से भी हमारी दिलचस्पी जाती रही थी, क्योंकि घर पर अकेली बीवी घबराया करती थी। हम कभी कभी चले जाते, किंतु हमको दिलचस्पी अधिक इसी में थी कि शाम को अपने घर पर रहें या अकेली बीवी के साथ हवा खाएं। चांदनी इस वर्तमान जीवन को यदि पसंद करती थी तो केवल इसी कारण से कि वह प्रसन्न थी कि हमारी पुरानी सोसाइटी छूट गई और हमारे दोस्तों और मिलने वालों की संख्या घटकर इस तरह सीमित हो गई कि उसमें ऐतराज करने की कोई गुंजाइश ही न रह गई। हमारे दोस्तों में यहाँ वैसे तो बहुत थे और सभी थे, किंतु वास्तव में अब हमारे दोस्त भी दो प्रकार के थे। एक तो वे जो केवल हमारे थे और जिनसे हमारी मुलाकात बैठक तक ही सीमित थी, और दूसरे वो जो हमारे और हमारी बीवी दोनों के मिलने वाले थे। साफ बात है कि इस तरह के मिलने वालों की संख्या कम होगी और हामिद के अलावा दूसरा कोई भी न था। या फिर हामिद के एक और गहरे दोस्त थे जिनका नाम रफीक था, किंतु चूंकि वे देहात में रहते थे इसलिए वे केवल कभी कभी आते थे। हामिद को शिकार की भी बड़ी बुरी लत थी, किंतु जब से हम आए थे अतवार को उनको पकड़ लेते थे और उनको अवसर न मिलता था। हामिद ने प्रतिदिन कह कह कर अंत में एक दिन राजी ही कर लिया। चांदनी ने चूंकि शिकार खेलते हुए कभी न देखा था, अतएव हमने भी लाचार होकर स्वीकार कर लिया। शिकार की पार्टी भी बहुत ही संक्षिप्त थी। हम, हमारी बीवी और हामिद और एक बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब का नाम हम यहाँ बताना नहीं चाहते। बहुत ही मुनासिब सूरत, शक्ल और स्वभाव के जवान आदमी थे। 35 वर्ष की उम्र होगी। विलायत से बीवी लाए थे जो साल भर के भीतर ही मर गई। फिर दूसरी बार शादी न की। किसी दूसरी जगह के रहने वाले थे, किंतु शुरू से यहीं रहते थे और सदा से बिल्कुल अकेले रहने के अभ्यासी थे। भाग 2। सवेरे 4 बजे ही हामिद ने आकर खटखटाया। बैरिस्टर साहब से हमारी मुलाकात कई बार हो चुकी थी,
किंतु चांदनी की और उनकी ये पहली ही मुलाकात थी। बड़ी जल्दी से हमने चाय तैयार करवाई और छुट्टी पाकर हामिद की मोटर में चल दिए। हामिद मोटर स्वयं चला रहे थे और आगे उनके पास हमारी बीवी बैठी थी और हम और बैरिस्टर साहब पीछे बैठे थे। 12-15 मील पक्की सड़क का रास्ता तय करने के बाद कच्ची सड़क आई और फिर 2-4 मील चलकर गड्ढे और ऊंची नीची जमीन से वास्ता पड़ा। ये कठिनाई भी आसानी से खत्म हो गई और झील आ गई। हम लोग उतर पड़े और झील की ओर चले। झील में मुर्गियां और बड़ी बत्तखें भरी पड़ी थीं। हमने चांदनी को ऐसी जगह में बिठा दिया जहां से वह तमाशा देख सके और हम तीनों झील की ओर चले। हम लोग अलग अलग हो गए और झील को 3 ओर से घेर लिया। हामिद ने पहले बंदूक चलाई और फिर उड़ने पर बैरिस्टर साहब और हामिद ने बहुत से फायर किए। हमने भी कोशिश की। हमने तो एक पर तक न मारा, किंतु हामिद और बैरिस्टर साहब ने मिलकर खूब शिकार किया। यहां से छुट्टी पाकर अब हिरण के शिकार का विचार किया। थोड़ी ही देर बाद बैरिस्टर साहब हमसे और चांदनी से भी बहुत हिल मिल गए और शिकार में बड़ा आनंद आया। हामिद से और बैरिस्टर साहब से शिकार की पुरानी दोस्ती थी और दोनों पुराने शिकारी थे। खुलासा ये कि हम लोग 12 बजे के लगभग लौटे। खूब शिकार हुआ और चांदनी ने भी शिकार का खूब आनंद उठाया। चूंकि खाना तैयार ही था, हामिद और बैरिस्टर साहब ने भी हमारे ही यहाँ खाना खाया। खुलासा ये कि दिन आराम से कटा। बैरिस्टर साहब हमसे और चांदनी से मिलकर बहुत प्रसन्न दिखाई देते थे और चांदनी ने भी इनके संबंध में ये निश्चित फैसला दिया था कि ये बहुत ही मुनासिब और अच्छे आदमी हैं और सचमुच वे थे भी ऐसे ही। बैरिस्टर साहब हमारी बीवी से पहली बार मिले थे। किसी ने सच कहा है कि किसी से मिलो तो उसके संबंध में कोई राय स्थिर करने में शीघ्रता न करनी चाहिए। वे यूरोप की एक झलक देखे हुए थे। आमतौर से हमारे जो नौजवान विलायत जाते हैं और जो मामूली हैसियत के होते हैं, वे वहां नीचे दर्जे की सोसाइटी में रहते हैं और वहां की औरतों की तबीयत और उनके आगे बढ़े हुए विचारों को देखकर स्त्री संसार के बारे में एक आम राय कायम कर लेते हैं और अपने आप को स्त्रियों की आदतों का विशेष जानकार समझने लगते हैं। हमारे बैरिस्टर साहब का भी यही हाल था। हामिद ने जब उनसे हमारी बीवी के संबंध में घर लौटते समय चर्चा की, तब उन्होंने एक हंसी और ताने के ढंग पर कहा, आपको उनसे इस भांति क्यों दिलचस्पी है? इसलिए कि वे मेरे दोस्त की बीवी हैं, या इसलिए कि वे एक दोस्त की खूबसूरत बीवी हैं? लाहौल बिलाखू, तुम भी कैसे आदमी हो? हामिद ने कहा। मुझसे अधिक आपको नए ढंग की प्रेम करने वाली औरतों का अनुभव नहीं है, बैरिस्टर साहब ने कहा। अच्छा हो यदि आप कोई दूसरी चर्चा करें, हामिद ने गंभीर होकर कहा। अजी जनाब, आप मुझसे। मेहरबानी करके चुप हो जाओ, कसम खुदा की मैं एक शब्द नहीं सुन सकता, हामिद ने आवश्यकता से अधिक गंभीर होकर कहा। बात हुई, खत्म हो गई और हामिद ने हमसे कभी उसकी चर्चा भी न की। इतवार का दिन था और हमने चांदनी से कहा कि आज तो दोस्त हलवा खिलाओ। हमारी बीवी को हमारे ऐसे दोस्तों की आवभगत करने की चिंता रहती थी जिनके घर औरतें न हों। वह ऐसे दोस्तों को अक्सर तरह तरह के खाने बनाकर भिजवाती रहती थी। हमारी राय से हमारी बीवी बिल्कुल सहमत हुई और कहा कि हम आज 2-3 तरह के हलवे और भुना हुआ गोश्त बनाएंगी और बैरिस्टर साहब के यहाँ जरूर भेजेंगी। हमने अपने मन में सोचा कि हम भी क्यों न अपनी बीवी का हाथ बटाएं। जब चांदनी ने ये सुना तो ये निश्चय हुआ कि एक हम बनाए और एक वह बनाए। हमने कहा कि मूंग की दाल का हलवा तू बना और हम चने का बनाएंगे। विचार 2 तरह के हलवे का था, किंतु 3 तरह का निश्चय हुआ, अर्थात सूजी का भी। हमने अपने बंगले के बरामदे में बहुत जल्द ईंटों के चूल्हे बनाए और बहुत जल्द हलवे तैयार किए जाने लगे। गोश्त दूसरे चूल्हे पर रख दिया गया। हमारी बीवी चूंकि समझदार अधिक थी, इसलिए वह विभिन्न डब्बों पर हर चीज जैसे नमक और शक्कर इत्यादि के लेबल लगाकर रखती थी। नमक भी इस सावधानी से बंद करके रखा जाता था कि हुक्म था कि चम्मच ही से डिब्बे से निकालकर डाला जाए,
बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती कि जब घी में दोनों हलवे खूब भुने गए और खुशबू निकलने लगी, तब शक्कर न डालकर जो पिसी हुई थी उसने खूब अच्छी तरह नमक डाला। जल्दी से तैयार करके हलवे उतारे गए और बहुत ही बना चुना कर उनको केसर और केवड़े की खुशबू से तर कर प्लेटों में रखकर सोने के वर्क लगाए गए और उन पर बारीक बारीक मेवे बिखेरे गए। खुशकिस्मती से सूजी के हलवे में नमक नहीं डाला गया, इसको हम बना रहे थे। जब शक्कर इत्यादि डाल दी गई तब वह भी उतारा गया। हम असल में उसको बहुत ही मुलायम बनाना चाहते थे, किंतु मालूम हुआ कि वह बहुत कड़ा बन गया। खैर कुछ भी हो, उसको परात में जमा दिया गया। अब गोश्त का हाल सुनिए। उसमें नमक न डालकर बहुत ही बेफिक्री के साथ शक्कर डाली गई। हमने नमक भी चक्कर देखा, किंतु गरम गरम होने के कारण कुछ मालूम न हुआ और हमने ये समझकर कि ठीक है उसको भी पास कर दिया। किंतु हमारी बीबी ने केवल होशियारी वश नमक न डाला कि कहीं तेज न हो जाए। सबसे पहले इन सभी चीजों में से थोड़ा थोड़ा हमारी बीवी ने बैरिस्टर साहब के लिए निकाला और आदमी को भेजा कि जल्दी जाओ, जिससे खाने के वक्त चीजें पहुंच जाएं। अब हमारे सूजी के हलवे का हाल सुनिए कि वह बदनसीब इस तरह कड़ा हो गया कि हमारी अक्ल काम न करती थी। किसी प्रकार खाया ही न जाता था और उसको तोड़ने के लिए पत्थर की आवश्यकता थी। दूसरे हलवे जब खाए गए तब वे नमक के मारे जहर निकले और भुने हुए गोश्त को जब खाया तब वह बेहद मीठा। तात्पर्य ये कि सभी चीजें बर्बाद हो गईं। हम चांदनी को दोष देते थे और वह हमें। अब सलाह ये हुई कि इसको क्या किया जाए। नमकीन हलवे तो बिल्कुल बेकार थे। विवश होकर मनोरंजन के लिए सबके यहाँ भेज दिए गए। गोश्त को हमने नमक से ठीक बना करके खा लिया। ये कोई असाधारण बात न थी कि मजाक में ऐसा हो जाए, किंतु बैरिस्टर साहब न जाने किस ओर जा रहे थे और न जाने कि उन्होंने क्या समझा। शाम को आए और हलवे के लिए कृतज्ञता प्रकट की और हमारी मनोरंजक बीवी से बहुत सी बातें करते रहे। हामिद भी आए, मतलब शाम को काफी आनंद रहा और उसका खात्मा मोटर की सैर के बाद हुआ। भाग 3। 2-3 महीने में हमारे बैरिस्टर साहब से ऐसे संबंध हो गए कि वैसे हामिद से भी न थे। बैरिस्टर साहब चांदनी की प्रशंसा करते करते मरे जाते थे और अब हमारा उनसे हद से ज्यादा बिना बनावट के मेलजोल होता था। हम पर और चांदनी पर वे इस तरह कृपालु थे कि वे सैकड़ों नई चीजें हमारी बीवी को भेंट में दे चुके थे और चांदनी का ये हाल था कि वह दिन रात बैरिस्टर साहब की तारीफ किया करती थी। खुलासा ये कि बैरिस्टर साहब हमारे अच्छे दोस्तों में से थे। हम एक दिन जब कचहरी से आए तब चांदनी असाधारण रूप से प्रसन्न मालूम हुई। हमने कहा, क्या मामला है, हमें भी बताओ। तो उसने एक पत्र हमारे सामने रख दिया। उसमें कुछ थोड़े प्रेम संबंधी शेर लिखे हुए थे और लिखा था कि इसका जवाब यदि देना है तो फला फला जगह पर रख देना। हम आश्चर्य में थे कि इलाही ये कौन है। लिफाफे पर पते और मुहर को देखा, मालूम हुआ कि इसी जगह का है। हमारी बीवी का पता लिखा हुआ था। हमने बहुत कुछ सोचा किंतु कुछ समझ में न आया। चांदनी भी पत्र के जवाब के रूप में बड़ी कठिनाई से सोच विचार करके नीचे लिखा हुआ शेर लिख लाई और हमको दिखाया। एक लड़के ने अपने बुढ़े बाप से ये कहा, तू सरापा नाज है, मैं नाज बरदारों में हूं। एक लड़के ने अपने बुढ़े बाप से ये कहा, आंखों ही आंखों में जालिम मुस्कुराना छोड़ दे। एक लड़के ने अपने बुढ़े बाप से ये कहा, यार की गलियों में क्यों कर यार जाना छोड़ दे। साफ है कि हंसी के मारे हमारा क्या हाल हुआ होगा, किंतु हमने अपनी चुलबुली बीवी की तबीयत की तेजी की खूब तारीफ की। खुलासा ये कि पत्र रख दिया गया। उसका जो जवाब आया तो उसमें और भी बड़े चढ़े शेर थे। 4-5 ही पत्र इस तरह आए गए थे कि पत्र भेजने वाले अपने असली मतलब के बहुत करीब आ गए और इबारतों में प्रेम की कथा सुनाने लगे।
हमने बीवी से कहा कि मारो गोली जाने दो, किंतु वह कठिनाई से मानी। मगर वे दूसरे हजरत भला क्यों मानते? उनके इस तरह लंबे चौड़े पत्र आने लगे कि चांदनी ने कहा कि अब असंभव है कि इनके पत्रों का जवाब न दिया जाए। अतः उचित जवाब लिख दिया गया, जैसा कि एक औरत को लिखना चाहिए था। हमने अब हामिद को इस रहस्य से सचेत किया। उसने जब पत्र देखे तब सिर पकड़कर रह गया। उसने कहा कि ये हजरत बैरिस्टर साहब हैं और शिकार वाले दिन उनसे जो बातचीत हुई थी उसकी फिर चर्चा की। हम सन्नाटे में आ गए और हमें शीघ्र मालूम हुआ कि कदाचित इसी सबब से बैरिस्टर साहब ने हमारे यहाँ आना बंद कर दिया है। चांदनी को एक दुख सा हुआ कि जैसे उसका कुछ नुकसान हो गया हो, किंतु वह थोड़ी देर में बोली कि यदि आप दोनों आदमी चुप रहें तो मैं वह तमाशा दिखाऊं कि आप लोग जिंदगी भर याद करें। हमने कहा वह क्या? तो उसने किसी बहुत बड़ी शरारत का उदाहरण देते हुए कहा कि हम तुमको न बताएंगी। उसके चेहरे पर शरारत नाच रही थी और वह हंस रही थी। उसने एक पत्र इन गुमनाम पत्रों के लिखने वाले को उनके पत्र के जवाब में लिखा कि चूंकि आप मुझसे अकेले में मिलने के अधिक इच्छुक हैं, अतः आप मुझसे पोलो के मैदान में मिलिएगा, किंतु याद रखिए कि आप वहां इस प्रकार छिपे हुए हों कि सड़क पर से दिखाई न पड़ें। अच्छा ये है कि सड़क से कुछ दूर पर जो पेड़ है उस पर चढ़कर पत्तों में छिप जाइएगा। मैं अगर खुदा की मेहरबानी हुई तो मगरिब की नमाज के वक्त पहुंचूंगी। दिन और तारीख तो नियत ही थी। हम झट नियत समय से पहले हामिद को लेकर बैरिस्टर साहब के यहाँ पहुंचे और उनसे कहा कि चलो मोटर पर हवा खा आए। बैरिस्टर साहब तैयार न हुए। जब हमने कारण पूछा तब कहने लगे कि आज मैं कहीं न जाऊंगा। इस पर हम दोनों ने कहा कि फिर हम भी आप ही के यहाँ बैठते हैं। बैरिस्टर साहब चकराए और कहने लगे कि भाई वास्तव में बात यह है कि मुझे एक जगह एक मुकदमे के संबंध में जाना है। हमने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे, किंतु बैरिस्टर साहब ने विवश होकर कहा अफसोस है, मैं कुछ ऐसे काम से शहर में ही एक साहब से मिलने जा रहा हूं कि आप लोगों को बता नहीं सकता, मुझे माफ कीजिएगा। जब हमने खूब छका लिया तब चले आए। भाग 4। मोटर को तो हमने पोलो के मैदान से कुछ दूर छोड़ दिया। हम और हामिद और 2 साहब और जिनको हम क्लब से पकड़ लाए थे टहलते टहलते पोलो के मैदान के उस पेड़ के पास पहुंचे। लापरवाही के साथ हम पेड़ के नीचे आए। ऊपर जब दृष्टि उठाकर देखते हैं तब बैरिस्टर साहब लटके हुए हैं। आश्चर्य से हमने बनावट के साथ चिल्लाकर बैरिस्टर साहब को पुकारा और साथी भी दौड़कर आए। हमने और हामिद ने बैरिस्टर साहब से कहा कि क्यों जनाब, आप तो शहर में किसी साहब से मिलने जाने वाले थे, आखिर उसके खिलाफ ये क्या कि पेड़ पर लटके हुए हैं? खुदा के लिए जल्द इस पहेली को हल कर दीजिए। बैरिस्टर साहब शर्म की मुस्कुराहट से काम ले रहे थे। कहने लगे कि भाई असल में बात यह है कि मैं आजकल तारों के परिवर्तन और उनकी गति पर विचार कर रहा हूं, अतः एक विशेष तारे शनि का उदय होना देखने के लिए चढ़ा था। हम लोगों ने एक जोर की हंसी हंसी और अलग अलग रायें कायम की। बैरिस्टर साहब न जाने किस कठिनाई से चढ़े होंगे, क्योंकि जूता पहने हुए थे। हम लोगों ने मदद देकर उतारा। अब गंभीरता और शांति से जब उनसे कारण पूछा तब फिर वही कहने लगे कि शनि का उदय होना देख रहा था। चांदनी ने बैरिस्टर साहब को ऐसा शनि का तारा दिखाया कि उनकी लोगों ने बोलती ही बंद कर दी। यार दोस्त मिलने वाले जिनको असली कारण का ज्ञान न था, सब यही कहते थे कि न जाने क्या मामला होगा। क्लब में और कचहरी में, मतलब ये कि किसी भी जगह अगर कोई किसी से बहाना करे तो आपस में ये मुहावरा चालू हो गया कि कहीं शनि देखने तो नहीं जा रहे हो। यहां तक कि बैरिस्टर साहब की नाकों में दम आ गया। इसी प्रकार हमारी चांदनी ने बैरिस्टर साहब को कई जगह दौड़ाया। एक बार लिख दिया कि पुराने किले के दरवाजे के सामने ठीक 5:30 बजे मोटर पर मिलिएगा, मैं टहलने आऊंगी।
किंतु मेहरबानी करके अकेले होइएगा। हम लोग चहलकदमी के लिए निकल गए और ठीक 5:15 बजे वहां पहुंचे। बैरिस्टर साहब मौजूद थे। हम हामिद और एक साहब और थे। झट दौड़कर मोटर में बैठ गए और कहने लगे, भाई खूब मिले। बैरिस्टर साहब ने घड़ी की ओर देखा और कहा, भाई तुम लोगों की क्या मंशा है? हमने कहा, यही कि हवाखोरी करें और घर वापस चलें। बैरिस्टर साहब ने कहा कि मैं इतना कर सकता हूं कि तुम लोगों को सीधा तुम्हारे घर पहुंचा दूं और बस, क्योंकि मुझको किसी दूसरी जगह जाना है। हमने कहा, नहीं साहब माफ कीजिए, हम लोग उतरे जाते हैं। ये कहकर हम लोग उतरकर एक पुल पर बैठ गए। अब बैरिस्टर साहब बड़े चकराए कि हम लोग यहां से टलते ही न थे। वे ये चाहते थे कि हम लोगों को मोटर पर लाद कर कहीं फेंक कर फिर लौट आएं। दूसरी बार आए और हमें इस बात पर राजी करने लगे कि चलो घर पहुंचा दें, किंतु हम भला क्यों मानने वाले थे। वहीं बैठे बैठे 6 बजा दिए। बैरिस्टर साहब लाचार होकर चले गए। हम किस प्रकार बताएं कि बैरिस्टर साहब ने इस आकस्मिक भेंट की पत्र द्वारा चांदनी से किस तरह चर्चा की। मतलब ये कि चांदनी ने बैरिस्टर साहब से बहुत बहुत कवायद कराई। कभी रात को स्टेशन पर दौड़ाया तो कभी मीलों पैदल चलाया, कभी शिकार के लिए तैयार किया तो कभी ऐसी गड़बड़ी कर दी कि स्वयं न जा सकी, और बैरिस्टर साहब ने नाश्ते का प्रबंध किया जिसे यार दोस्तों ने उड़ाया। बहुत जल्द इस झूठे पत्र व्यवहार से मन भर गया और हमारी समझ में ही न आता था कि आखिर बेकार इस प्रकार बैरिस्टर साहब को दौड़ाने से क्या फायदा। कोई विशेष मनोरंजन न होता था, किंतु चांदनी का इन मामलों में हम सभी लोगों से अधिक दिमाग काम करता था। हामिद के एक दोस्त सब इंस्पेक्टर पुलिस थे जो सिविल लाइन के थाने में दूसरे दर्जे के अफसर थे। इनसे हमसे केवल मामूली जान पहचान थी। मेरी बीवी ने हामिद साहब से कहकर इनसे मिलने की इच्छा प्रकट की और इनको एक दिन चाय पीने के लिए बुलाया। इनको इस भेद की बात को बताकर हमारी चुलबुली बीवी ने जो तजवीज सामने रखी वह सबको बहुत पसंद आई। बैरिस्टर साहब के सभी पत्र चांदनी ने उनको दे दिए। इतवार का दिन था। बैरिस्टर साहब अपने बंगले में नाश्ता इत्यादि से छुट्टी पाकर बैठे हुए थे। एक इक्का आकर रुका और उस पर से एक पुलिस सब इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबलों के साथ उतरा। बैरिस्टर साहब को सूचना दी गई और वे बाहर आए। सब इंस्पेक्टर साहब से बैरिस्टर साहब की बिल्कुल जान पहचान न थी। बैरिस्टर साहब से सब इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मैं अकेले में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बैरिस्टर साहब अपने मिलने के कमरे में सब इंस्पेक्टर साहब को ले गए और कहा, फरमाइए क्या हुक्म है। इंस्पेक्टर साहब ने ढंग से अपनी जेब से पुलिस की तलाशी का वारंट निकालकर सामने रखा और कहा कि मैं आपके घर की तलाशी लेने आया हूं, जिसकी इजाजत दी जाए। बैरिस्टर साहब मामूली आदमी नहीं थे, तुनुक कर बोले, ये क्या? सब इंस्पेक्टर साहब ने हमारा नाम लेकर कहा कि उन्होंने आपके और अपनी बीवी के संबंध में जवाहिरातों की चोरी के बारे में पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है और ये पत्र दाखिल किए हैं, जिनको वे बताते हैं कि आपके हैं और मुझको अब मुकदमे की जांच पड़ताल के लिए तलाशी लेनी है, क्योंकि उनका बयान है कि आपके यहां उनकी बीवी के पत्र निकलेंगे। किंतु ये मेरे पत्र नहीं है, बैरिस्टर साहब ने झूठ बोलते हुए कहा। यह झूठा इल्जाम लगाना है। मैं लाचार हूं, तलाशी के बाद स्वयं मालूम हो जाएगा। क्या आप अपनी कोई लिखावट पेश कर सकते हैं? थानेदार साहब ने कहा। बैरिस्टर साहब हालांकि कानूनदान थे, किंतु कहने लगे, ये मेरा अपमान है, मैं हरगिज इस तरह अपनी लिखावट दिखाने को तैयार नहीं हूं। माफ कीजिएगा, मैं लाचार हूं और घर की तलाशी में जनाब की लिखावट भी मुझको कहीं न कहीं मिल जाएगी, जिसे मैं स्वयं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ले लूंगा। मैं शायद तलाशी भी इस तरह न दे सकूं, बैरिस्टर साहब ने कहा। माफ कीजिएगा, आप कानूनदां हैं और मुझे आशा नहीं कि आप झगड़े को अधिक तूल देंगे। आपको मालूम है कि पुलिस अफसर को उसकी अफसरी के कर्तव्यों को अदा करने से रोकना जुर्म है। मैं आशा करता हूं कि आप मुझको तलाशी लेने में मदद देंगे और अपने बयान लिखा देंगे।
मैं सुपरिंटेंडेंट पुलिस को लिखता हूं, बैरिस्टर साहब ने कहा। मैं इस बीच में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता हूं, ये कहकर सिपाही को पुकारा। आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि मेरी तौहीन हो रही है और आपको जब तक पुलिस सुपरिंटेंडेंट का जवाब ना आ जाए कानूनन रुकना पड़ेगा, बैरिस्टर साहब ने कहा। मैं माफी चाहता हूं कि मैं रुक नहीं सकता और अच्छा होता कि आप इस मामले को तूल न देते। इतने में मोटर की आवाज आई और हामिद साहब आए। सीधे कमरे में घुसे चले आए और इंस्पेक्टर साहब और बैरिस्टर साहब को बातचीत करते हुए पाया। सब इंस्पेक्टर साहब ने हामिद से कहा, ये बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए। मेहरबानी करके बैरिस्टर साहब को समझा दीजिए। आखिर क्या मामला है? हामिद ने पूछा। आप स्वयं बैरिस्टर साहब से पूछ लीजिए, मैं अलग बैठ जाता हूं। ये कहकर वे बाहर आ गए और बरामदे में बैठ गए। हामिद ने बनावट के साथ आश्चर्य से बैरिस्टर साहब को देखा, जिनका विचित्र ही हाल था, और कुछ पूछने ही वाले थे कि थानेदार साहब फिर कमरे में घुस आए और हामिद से कहा कि जरा मेरी बात सुन लीजिए, पहले मैं आपको सारा हाल बता दूं। बैरिस्टर साहब का बस न था कि वे सब इंस्पेक्टर साहब को इससे रोकते। सब इंस्पेक्टर साहब ने हामिद को दूर पर कुछ अलग ले जाकर सब हाल बताया और पत्र दिखाए। बैरिस्टर साहब ये सारी बनावटी कार्रवाई देख रहे थे। इसके बाद इंस्पेक्टर साहब फिर कमरे से बाहर चले आए। हामिद का दिल तो चाहता था कि इस समय बैरिस्टर साहब से उनकी शिकार वाले दिन की बेवकूफी का बदला लेकर उनको झुककर सलाम करे, किंतु इस प्रकार खेल बिगड़ जाता। उसने बैरिस्टर साहब के चेहरे और मौके को देखते हुए कहा कि अब क्या करना चाहिए? कोई तदबीर तुम निकालो और इसको खत्म करो। कुछ देर तक चुप रहने के बाद बैरिस्टर साहब ने कहा। हामिद इंस्पेक्टर साहब के पास आए और फिर बैरिस्टर साहब के पास जाकर कहा कि वे कहते हैं कि मैं बिना उन पत्रों के लिए हुए किसी प्रकार नहीं जा सकता। हामिद ने बहुत कुछ मानवीय सहानुभूति और मुरव्वत का परिचय दिया था। सब इंस्पेक्टर साहब को स्वयं भी सहानुभूति थी, किंतु वे लाचार थे, क्योंकि ये मामला स्वयं अफसर अव्वल अर्थात थाने के बड़े इंस्पेक्टर के हाथ में था। बैरिस्टर साहब ने दूसरी राय ये दी थी कि भाई नजराना देकर उनको टाल दो। अब इंस्पेक्टर साहब भी आ गए और हामिद ने बैरिस्टर साहब के सामने उनसे सिफारिश की और कहा कि शहर के एक बड़े प्रतिष्ठित आदमी की इज्जत का मामला है, आप इसमें नरमी और रियायत से काम लीजिए और कह दीजिएगा कि तलाशी में कोई चीज नहीं पाई गई। वह जनाब, आप मुझे फंसाना चाहते हैं। यदि ये पत्र बैरिस्टर साहब के लिखे हुए हैं तो वे पत्र यहां न निकले, यह असंभव है, और हर आदमी मेरे ऊपर शक करेगा और मैं कहीं का न रहूंगा। माफ कीजिएगा, हम आपकी जो कुछ भी रुपए पैसे से सेवा संभव हो करने को तैयार हैं। हामिद साहब, मुझे बड़ा दुख है कि आप मुझको इस तरह अपमानित करते हैं। मेरे काबू में होता तो मैं बिना कुछ लिए दिए आपकी और बैरिस्टर साहब की खिदमत करता, किंतु ये मामला तो थाने के बड़े अफसर से संबंध रखता है। अच्छा, ये बताइए कि वे कुछ ले देकर मामले को खत्म कर देंगे? हामिद ने पूछा। मैं कह नहीं सकता, ये आप स्वयं उनसे पूछें तो अच्छा है। अच्छा, आप केवल इतना बता दें कि वे मुकदमों में लेते हैं? हामिद ने पूछा। हाँ, वे अवश्य लेते हैं, किंतु मैं कह नहीं सकता कि इस मामले में उनकी क्या राय है, सब इंस्पेक्टर साहब ने कहा। बस, तो यदि मानवीय सहानुभूति आप में कुछ भी है तो इस मामले को तय करा दीजिए, हामिद ने कहा। मैं वादा नहीं करता, किंतु हाँ, उनसे पूरी कोशिश करूंगा। माने या ना माने इसका मैं जिम्मेदार नहीं, किंतु आपको वे तमाम पत्र और लिखावट का नमूना अवश्य देना पड़ेगा। हम अभी दे देंगे, किंतु आप मदद करने का वादा करें। जो रकम भी आप इस मामले में तय करा देंगे वह हम उनकी भेंट कर देंगे। अतः मामला तय हो गया। बैरिस्टर साहब पत्र लाने के लिए उठे तो इंस्पेक्टर साहब भी उनके साथ उठे और कहा कि जनाब, कोई पत्र नष्ट न हो, मेरे सामने निकालिए। विवश होकर बैरिस्टर साहब को सभी पत्र और अपनी लिखावट का नमूना देना पड़ा। सब इंस्पेक्टर साहब ने इन चीजों को कब्जे में करके संक्षेप से बैरिस्टर साहब के तहकीकाती बयान लिए
जिसमें बैरिस्टर साहब ने हर बात से इनकार किया। चलते समय तक सब इंस्पेक्टर साहब से पक्का वादा ही नहीं कराया गया, बल्कि उनके साथ थाने पर गए और मामला इस तरह तय हुआ कि 500 रुपए बैरिस्टर साहब नजर दें। हामिद लौटकर आए और सब इंस्पेक्टर साहब की सिफारिश और कोशिशों का हाल बता करके कहा कि बड़ा दरोगा तो 2000 से किसी तरह कम नहीं करता था। सचमुच सब इंस्पेक्टर साहब बड़े अच्छे आदमी मालूम होते हैं, किंतु भाई आज उन्होंने वह काम किया कि जिंदगी भर तक एहसानमंद रहूंगा। मैं बहुत शीघ्र ही उनको एक दावत दूंगा। हामिद ने कहा, अवश्य देना चाहिए, सचमुच इन्होंने मेरी इज्जत बचा ली। बैरिस्टर साहब ने कहा, भाई हामिद माफ करना, तुमने देख लिया ना कि तुम्हारे दोस्त की बीवी कैसी है। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, किंतु सच बताना कि क्या पत्रों ही तक दोस्ती सीमित रही या ये मुझसे आप न कहलवाइए। बैरिस्टर साहब ने कहा, ये तो केवल संयोग था कि शायद मेरा कोई पत्र पकड़ लिया गया, किंतु मैं तुमसे आज कहे देता हूं कि वह औरत अब उनके पास न रहेगी। क्यों? इसलिए कि वह अब मेरी हो चुकी। बैरिस्टर साहब ने बहुत जल्द 500 रुपए इंस्पेक्टर साहब की सेवा में भेज दिए। इस घटना को 15-20 दिन हो चुके थे और बैरिस्टर साहब से हमारा बिल्कुल मिलना जुलना बंद था। हामिद के यहाँ आज बड़े ठाट बाट का डिनर था और मजा ये कि चांदनी और हम दोनों बुलाए गए थे। वास्तव में ये डिनर हामिद के दोस्त सब इंस्पेक्टर साहब की आवभगत में था। हम और चांदनी शाम होते ही हामिद के यहाँ जा पहुंचे। वह तो जनान खाने में हामिद की माँ और बहनों को दावत के इंतजाम में हाथ बटाने चली गईं और हम और हामिद बाहर गप्पे उड़ा रहे थे। बैरिस्टर साहब भी आए और हमको देखकर अधिक आश्चर्य में पड़े। हम उनसे बड़ी अच्छी तरह मिले और मजा तो तब आया जबकि चांदनी भी आ गई। कमरे में केवल हम और चांदनी और हामिद थे। चांदनी ने बैरिस्टर साहब से हाथ मिलाया और उनकी तबीयत का हाल पूछा और उनसे कई दिनों से भेंट न होने की शिकायत की। बैरिस्टर साहब का विचित्र हाल था और उनकी बुद्धि काम न करती थी कि इलाही ये क्या माजरा है। खैर कुछ भी हो, किंतु वे भी मुनासिब बातें करते रहे। हमारी बीवी इस समय प्रसन्नता और बातों का खजाना बन रही थी और उसका सारा ध्यान बैरिस्टर साहब की ओर था, किंतु बैरिस्टर साहब का कुछ विचित्र ही हाल था। थोड़ी ही देर में चांदनी घर में चली गई। हम दो एक मेहमानों से बातें करते हुए बाहर चले गए। बैरिस्टर साहब ने आश्चर्य से हामिद से हमारी और चांदनी की मौजूदगी और फिर इस प्रकार के अच्छे बर्ताव का कारण पूछा। हामिद ने कहा कि तुमको दावत के बाद स्वयं ही मालूम हो जाएगा। बैरिस्टर साहब बहुत ही प्रसन्न थे और हामिद से उन्होंने इस विचित्र मामले को सुलझाने की बहुत कोशिश की, किंतु हामिद ने न बताया। भाग 5। दावत वह ठाट बाट की थी कि बहुत दिनों से ऐसी दावत खाने को कौन कहे, देखने को भी न मिली होगी। लगभग 40 मेहमान थे और मिलने जुलने वालों, यार दोस्तों और प्रेमियों में से ऐसा कोई न था जो मौजूद न हो। तरह तरह के अंग्रेजी और हिंदुस्तानी खाने थे और वे भी इस तरह ज्यादा कि समझ में न आता था कि क्या खाऊं और क्या न खाऊं। दावत बड़े आनंद के साथ खत्म हुई और दावत खत्म हो जाने पर हामिद ने सबसे पहले चांदनी के स्वास्थ्य के नाम पर एक एक प्याला पीने की सलाह दी। इस पर कह कहा लगा और लोग उसकी असलियत समझने से लाचार रहे। हामिद ने कहा कि अच्छा, आप लोग इस पर इतना आश्चर्य करते हैं तो जाने दीजिए और मेरे निवेदन पर इस दावत के लिए कृतज्ञता प्रकट कीजिए। इस पर कई साहब हंसने लगे और हामिद को धन्यवाद देने लगे कि सचमुच हम कृतज्ञ हैं कि आपने ऐसी ठाट बाट की दावत दी। हामिद ने फौरन कहा कि हजरत, आप लोग मुझ गरीब के लिए कृतज्ञता क्यों प्रकट करते हैं? आप लोग वास्तव में बैरिस्टर साहब को धन्यवाद दें। लोग हंसने लगे और बैरिस्टर साहब की ओर आकर्षित हुए। 10-5 को पहले ही से हामिद ने सिखा रखा था। उन्होंने बैरिस्टर साहब को इतना धन्यवाद दिया
कि बैरिस्टर साहब भी आश्चर्य में पड़ गए। इतने में एक मुंसिफ साहब जोर से चिल्लाकर बोले कि भाई आखिर ये कौन सी पहेली है जिससे आधे लोग तो परिचित मालूम होते हैं और पूरा आनंद उठा रहे हैं और बाकी बेवकूफ बने हुए हैं। इस पर हामिद ने सबको शांत करके असली किस्सा सुनाया। शनि सितारे को देखने के लिए बैरिस्टर साहब जब पेड़ पर चढ़े थे तब किसी की समझ में न आता था कि क्या मामला है, अतः हामिद ने हमारी बीवी का वह पत्र पढ़कर सुनाया और सुनने वालों से कहा कि अब बताइए कि बैरिस्टर साहब क्यों न शनि का उदय होना देखते। बैरिस्टर साहब का विचित्र हाल था कि काटो तो बदन में खून नहीं। इस पूरे किस्से को खत्म करने के बाद सब इंस्पेक्टर साहब की कोशिशों का हाल सुनाया और 500 रुपए वसूल होने की चर्चा करके कहा कि जनाब 500 रुपए में से 80 रुपए 11 आने दावत में खर्च हुए, 420 रुपए 5 आने ये हाजिर हैं जो बैरिस्टर साहब को लौटाए जाते हैं और आप सब लोग हृदय से बैरिस्टर साहब को धन्यवाद दीजिए। इस पर तो वह मजा आया कि शायद ऐसा कभी ना आया था। जिनको पहले ही से बता दिया गया था उन लोगों ने बैरिस्टर साहब को धन्यवाद देते देते नाक में दम कर दिया। बैरिस्टर साहब शीघ्र ही भाग गए और किसी तरह न रुके। बड़ी देर तक इसी घटना पर आपस में बातें होती रहीं और सभी दूसरे किस्से भी कहे गए। इस दावत में बहुत से लोगों को हमारी बीवी की ओर से विचार बदलने पड़े। खुलासा ये कि दावत बड़े जोर की रही। अफसोस कि बैरिस्टर साहब इस स्थान से इस तरह नाराज हुए कि अपनी जमी जमाई प्रैक्टिस को छोड़कर इस घटना के बाद ही अपने देश चले गए और फिर 1.5 साल तक तो हम वहां रहे, किंतु तब तक तो वे आए नहीं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मिर्जा अजीम बेग चुगताई के लिखे हास्य उपन्यास शरीर बीवी का 7वां परिच्छेद। इसका अगला परिच्छेद लेकर आपके सामने जल्द प्रस्तुत होंगी। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।